आ गया बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्हाट इज वेजेस, क्या है वेजेस और इसके काइंड्स क्या हैं, किस तरीके से वेजेस दी जा सकती हैं, एंड जो काइंड्स हैं उसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे उसको कि क्या हर जो काइंड है इसका टाइप्स है उसको उसमें क्या सुटेबिलिटी है और उसकी क्या डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वेजेस, क्या होगा वेजेस, कोई बताएगा? वेजेस किसे कहेंगे? क्लास में भी मैंने कई बार बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड सैलरी। यहाँ पर हम वेजेस को अगर इकोनॉमिक टर्म में बोले तो वेजेस है आपका इन इकोनॉमिक द प्राइस पेड टू द लेबर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजेस। आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन से हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन एंड एंटरप्रेन्योर। ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं जो मेनली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। तो सबको अपना कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे लैंड को इंटरेस्ट वो लैंड को क्या मिलेगा, उसका रेंट मिल जाएगा, है ना। आपका अगर कैपिटल को ले तो उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगर एंटरप्रेन्योर को दें तो उसको अपना प्रॉफिट मिल जाता है ना। और अगर आपकी यहाँ पर हम लेबर की बात करें तो लेबर को क्या मिलती है, उसके एवज में जो वो अपनी जो अपना एक तरह से एफर्ट्स दे रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके बदले में उसे क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। तो इन इकोनॉमिक टर्म अगर हम ये कहें कि द प्राइस पेड टू लेबर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेजेस, यानी कि एक लेबर जो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसके बदले में उसे जो प्राइस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वेजेस। एंड इसको अलग और भी उसमें टर्म्स से पढ़ते हैं। तो वेजेस आर कॉमनली अंडरस्टूड एज अ प्राइस फॉर द सर्विसेज ऑफ अ लेबर एज अ पेमेंट, या तो हम प्राइस कह सकते हैं या पेमेंट भी कह सकते हैं जो लेबर को दी जाती है। एंड वेजेस मीन्स एनी मॉनेटरी अमाउंट, किसी भी मॉनेटरी अमाउंट में भी दे सकते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि वो मॉनेटरी में भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। तो वेजेस मीन्स एनी मॉनेटरी अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज फॉर देयर सर्विसेज, यानी कि कभी ऐसे फालतू में कोई भी वर्कर खड़ा हुआ और उसको 10 रुपए, 15 रुपए या 100 रुपए पकड़ा दिया, ऐसे नहीं। जब वो सर्विसेज देता है, रेंडर करता है टू द ऑर्गेनाइजेशन, तब उसको उसके बदले में जो प्राइस या पेमेंट मिलता है दैट इज वेजेस। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सैलरी। मैंने आपको बताया कि ये सैलरी से डिफरेंट होती है, क्योंकि सैलरी जो है वो ज्यादातर कब कंसीडर की जाती है, जब नॉन मैनुअल वर्क के लिए, जब फिजिकल वर्क ज्यादातर होता है, ज्यादा जो वर्कर्स का जो हम एक तरह से माइंडसेट रखते हैं, वो वर्कर्स किनको लगते हैं, जो लेबर का जो हम माइंडसेट रखते हैं, वो माइंडसेट क्या होता है कि वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उन्हीं को ही हम एक तरह से लेबर के रूप में या वर्कर के रूप में उसे हम कंसीडर करते हैं। तो जो सैलरी है वो नॉन मैनुअल वर्कर्स को के लिए भी दी जाती है। तो यहाँ पर सैलरी और वेजेस में डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर वेजेस आर द रेम्यूनरेशन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमने पहले भी बता दिया। एक तरह से ये रेम्यूनरेशन है, इसको हम कई नाम से पुकार सकते हैं। क्या है? प्राइस, है ना। दूसरी चीज हम पेमेंट भी कह सकते हैं। तीसरी चीज हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में उन्हें क्या रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। द एफर्ट्स ऑफ वेजेस अर्न मे बी फिजिकल, मेंटल और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू, यानी कि या तो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, या दोनों ही प्रकार का हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वहां पे मेंटल और फिजिकल दोनों ही करवा रहे हो, उसके बदले में उस लेबर को, इस वर्कर को कुछ दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो यहाँ पर समझ में आया कि वेजेस हम किन नामों से पुकारते हैं और इकोनॉमिक टर्म में हम वेजेस को कैसे कंसीडर करेंगे। अगर कुछ डेफिनेशन लेते हैं तो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी इसी तरीके से वेजेस को डिफाइन किया है। कैसे क्या है देखिए, वेजेस अकॉर्डिंग टू एएच हैंसन के उसमें क्या क्या कहते हैं कि वेजेस इज द पेमेंट टू लेबर फॉर इट्स असिस्टेंस टू प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को असिस्ट करना, प्रोडक्शन को एक तरह से प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करना, उसके बदले में जो पेमेंट लेबर को दिया जाता है दैट इज वेजेस। एंड वेजेस रेट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर। कौन कहता है? मैककॉनल कहते हैं कि वेजेस रेट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को अगर एम्प्लॉयर लेबर को यूज कर रहा है और उसके बदले में उसे कुछ प्राइस देता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ वेज।
नेक्स्ट कहता है a wage is price, it is price paid by the employer to the worker on the account of labor performed। यानी यहाँ पर उन्होंने एक चीज और जोड़ दी थोड़ी सी, जे.आर. टर्नर ने, उन्होंने ये कहा कि लेबर जो कुछ परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, असिस्टेंसी कर रहा है। दूसरे ने ये कहा कि हम प्राइस दे रहे हैं पे उसके लिए कि हमने लेबर को यूज किया। बात एक ही है तीनों की, जे.आर. टर्नर, मैकडॉनल्ड, ए.एच. हैंसन और भी है इकोनॉमिस्ट, तो जो सबने लगभग एक जैसी ही बात कही, लेकिन कहने का तरीका अलग था कि जब भी हम कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर को यूज करता है और उसकी जो यूज किस लिए कर रहा है, उसकी लेबर को परफॉर्म, जो उसका जो एफिशिएंसी है उसको परफॉर्म करने पर उसे जो प्राइस दे रहा है, दैट इज वेजेस। तो अंडरस्टूड व्हाट इज वेजेस। अब सीधे आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजेस क्या है, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेजेस जब आप पढ़ेंगे तो उसी में ही आपकी ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वेजेस के भी निकल आएंगे, क्योंकि जो टाइप्स के एडवांटेजेस होंगे वही एक तरह से वेजेस के भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ वेजेस हमने देखिए। किस टाइप्स ऑफ वेजेस का मतलब है कि किन काइंड्स में हम किस तरीके से हम वेजेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक लेबर को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा पीस वेजेस, टाइम वेजेस, कैश वेजेस, वेजेस इन काइंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। यहाँ पांचों को मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती क्योंकि अभी हम सारा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पीस वेजेस का मतलब है जब पीस के हिसाब से यानी यूनिट के हिसाब से जब पे करते हैं, पर यूनिट जितना प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से उस लेबर को पेमेंट दिया जाएगा, दैट इज पीस वेजेस। टाइम वेजेस का मतलब है पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम बट नॉट अकॉर्डिंग टू द पीस, यूनिट के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से वेज को पे करते हैं, तब वो टाइम वेजेस कहलाती है। कैश वेजेस में क्या है कि हम कैश में देते हैं, पहले से ही तय हो जाता है कि इतना आपको कैश मिलेगा और इतना आपको काम करना है, तो ये कैश वेजेस है। एंड वेजेस इन काइंड का मतलब क्या है कि ना ही कैश में दिया जाता है, ना ही पीस और टाइम के हिसाब से, नहीं, काइंड का मतलब किस और तरीके से कोई और फैसिलिटी दे दी जाती है और उस रूप में अगर कुछ काम कराया जाता है लेबर को तो वो वेजेस इन काइंड, उसके पेमेंट जो दिया जाएगा उसके बदले में वो वेजेस इन काइंड कहलाएगा। सपोज एक लेबर है, वो काम करती है, उसके बदले में जो एम्प्लॉयर उसे रहने के लिए घर दे देता है, तो क्या है, एक तरह से एक रहने की सुविधा दे देता है, फैसिलिटी प्रदान करता है, तो ये क्या है, वेजेस इन काइंड। कॉन्ट्रैक्ट वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट आप लोग जानते हैं, जो स्पेसिफिक वर्क के लिए फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए ब्रिज बन रहा है या कोई रोड बन रही है, उसके लिए अगर लेबर की जरूरत है तो वो अगर उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी लेबर को वेजेस दी जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, उस लेबर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि ये काम होना है और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए रखा गया है। अगर ये जब ब्रिज पूरा हो जाएगा तो आपको आपकी जो इसमें एफर्ट्स हैं उसके बदले में आपको रेम्युनरेशन या प्राइस या वेजेस दे दी जाएगी। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या, वो वेजेस जो पे की जाती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वेजेस कहलाती है। तो इस तरीके से 5 वेजेस हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि है क्या एक्चुअली, और पीस वेजेस में भी कितने प्रकार की वेजेस होती हैं। तो नाउ कम टू द पीस रेट वेजेस। क्या है पीस रेट वेजेस, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि पीस रेट वेजेस क्या है। अंडर पीस सिस्टम ऑफ द पेमेंट वेजेस आर बेस्ड ऑन आउटपुट एंड नॉट ऑन टाइम। यहाँ पर हम वेजेस को कैसे कंसीडर करते हैं, हम वेजेस को अकॉर्डिंग टू आउटपुट कंसीडर करते हैं, यानी कि जितना आउटपुट देगा एक लेबर उसी के हिसाब से, यानी यूनिट के प्रोडक्शन के हिसाब से, जितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से। एक यूनिट 10 रुपए की है, अगर दिन भर में वो 10 यूनिट पे करके वो प्रोडक्शन करके दे देता है 10 यूनिट का, तो हम 10 इंटू, अगर आपका एक यूनिट को हम 10 रुपए पे करें तो 10 यूनिट के हिसाब से 10 रुपए उसे पे कर, 10 रुपए के हिसाब से 10 इंटू 10, यानी कि आपका 100 रुपीज उसे पे कर देंगे। तो यानी कि यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से जब पेमेंट दिया जाता है, पर यूनिट प्रोड्यूस, जितनी भी उसने यूनिट प्रोड्यूस करी होंगी उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेबर को यानी वर्कर को पे करते हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड पीस रेट वेजेस। ठीक है, देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर टाइम, वहां पे हम टाइम का ध्यान नहीं रखते इन कंप्लीटिंग द टास्क, कि वो कितने दिन में कितनी देर में भी काम पूरा करे, चाहे वो 1 घंटे में पूरा करके चला जाए, चाहे वो 4 घंटे में पूरा करे, चाहे वो पूरा दिन बैठा रहे, इससे हमें कोई मतलब, एक एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं रहता।
A fixed rate is paid for each unit produced, job completed or an operation performed. यानी कि जो फिक्स रेट है वो तभी पे किया जाएगा हर यूनिट का जब वो पूरी तरीके से यूनिट को कंप्लीट करके पूरा, ये नहीं कि एक यूनिट आधी ही तय करी है, आधी ही तैयार हुई है और उसको पे कर दिया जाए, वो कह दे कि ठीक है 18 यूनिट तो मैंने कंप्लीट कर दिए, जो 19th यूनिट है वो अभी आधी है लेकिन आप मुझे पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं होता। जब यूनिट बिल्कुल जॉब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यूनिट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म, तभी उसे उसका पेमेंट दिया जाता है। एंड वर्कर आर नॉट गारंटीड मिनिमम वेजेस अंडर दिस सिस्टम ऑफ बेस पेमेंट। यानी कि इस सिस्टम में क्या होता है कि कोई एक ये नहीं होता कि आपको एक मिनिमम वेजेस को एक तरह से सेट नहीं किया जाता है। मिनिमम वेजेस का क्या मतलब है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर पहले से ही तय कर देता है कि आप दिन भर में कितनी भी यूनिट बनाए, चाहे 4 बनाए चाहे 2 बनाए या एक ही बना के आप चले जाएं, लेकिन आपको 50 रुपए तो मिलेंगे ही, ऐसा मिनिमम वेजेस है। और उसके बाद आप कितनी यूनिट तय करते बनाते हैं उसी यूनिट के हिसाब से आपको मिलता जाएगा। तो ऐसा इस सिस्टम में नहीं होता। वो कहते हैं वर्कर आर नॉट गारंटीड मिनिमम वेजेस। यहाँ पर मिनिमम वेजेस को गारंटी नहीं दी जाती है, वो यूनिट के हिसाब से जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, वो भी यूनिट कंप्लीट होने के बाद जब वो उसको परफॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेगा, परफॉर्म कर लेगा, तभी उसे उसके हिसाब से उसको हर पर पीस के पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलते जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना कि पीस रेट का मतलब क्या है। पीस से ही आप याद रखेंगे, पीस का मतलब पर पीस पर यूनिट, यानी यूनिट के हिसाब से जितना उसका प्रोडक्शन हुआ होगा उसके हिसाब से पर यूनिट के इनटू आपका पर यूनिट इनटू मल्टीप्लाई बाय जो आपका रुपीस है, पर यूनिट के हिसाब से जितनी रुपीस के पैसे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो वेजेस जो भी आएगी उसको दी जाएगी। तो पीस रेटेड अपने आप में ही नेम शो कर रहा है कि पीस के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो इसको आपको याद करना इजी रहेगा। नेक्स्ट आपका लेते हैं कि पीस रेटेड में होते कितने प्रकार है, यानी कि पीस रेटेड की कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम पीस रेटेड भी हमारे 3 तरीके से हम कंसीडर करते हैं पीस रेटेड वेजेस को। पीस रेट वेजेस में स्टेट पीस रेट वेजेस, इंक्रीज पीस रेट वेजेस और आपका डिक्रीज पीस रेट वेजेस। इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए स्टेट जो पीस रेट वेजेस है, स्टेट पीस रेट वेजेस मतलब स्टेट का है, सिंपल सा उन्होंने ये कह दिया कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जितना भी आप आउटपुट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। यहाँ पर आपके जो वर्कर है उसके आउटपुट के प्रोडक्शन के ऊपर ही, यानी पर पीस जो प्रोडक्शन है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसे सीधे सीधे वेजेस दे दी जाती है। यहाँ पर एक तरह से जो ये जो पीस रेट स्टेट पीस रेट वेज जो सिस्टम है, इसको जब कब लागू किया जाता है, जब हम वर्कर की एफिशिएंसी को आंकना चाहते हैं कि कौन सा वर्कर ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है और कौन अच्छी कम तरीके से, क्योंकि जितना प्रोडक्शन ज्यादा कोई कम समय में कर लेगा इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है। तो यहाँ पर स्टेट पीस रेट जो है वो हम एफिशिएंसी को दिखाता है, वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को दिखाता है। और वहाँ और मेन जो इसका देने का वेजेस देने का तरीका क्या है कि सिर्फ हम डिपेंड ऑन द आउटपुट जो प्रोड्यूस किए उसने उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उससे पीस रेट वो वेजेस देते हैं। नेक्स्ट आपका है इंक्रीजिंग पीस रेट। इंक्रीजिंग पीस रेट का मतलब है कि बढ़ना, इंक्रीज करना, जैसे ही नाम आपको है, आपने एक यूनिट को सेट कर दिया, मतलब एक जो रेट है वो कहा कि आपको 10 रुपए तो है, 10 रुपए पर यूनिट आपको अप टू 100 यूनिट तक मिलेगा, ठीक है। अब 100 यूनिट के बाद अगर आप 101 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी वर्कर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बात करता है, नहीं वर्कर से बात करता है कि 100 के बाद अगर आप 101 यूनिट भी आप प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बदले में आपको पर यूनिट 2 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने क्या कहा कि 10 रुपए पर यूनिट, और अगर आप 100 यूनिट तक तो आपका यही रहेगा, लेकिन अगर 100 यूनिट के बाद आप और 100 यूनिट से ज्यादा आप प्रोड्यूस कर लेते तो हर यूनिट आपको 10 रुपए प्लस यानी 2 रुपए यानी कि 12 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। यानी कि इंक्रीजिंग पीस रेट, यानी आपने एक स्लैब तैयार कर लिया, एक एम्प्लॉयर ने स्लैब तैयार कर लिया कि 100 यूनिट तक अगर वो कर रहा है तो उसे 100 रुपए देंगे,
100 यूनिट के बाद भी अगर वो प्रोड्यूस करके दिखाता है तो हम 2 रुपए दे देंगे। उससे ज्यादा यानी कि 150 तक उन्होंने कहा, हम 12 रुपए देंगे, यानी 2 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। उसके बाद 150 रुपए यानी 100 से 150 तक उन्होंने कहा कि 2 रुपए इंक्रीज करेंगे। अब 150 के ऊपर उन्होंने कहा कि 200 अगर आप कर देते हैं, यानी कि 150 से 200 तक के जो 50 यूनिट्स हैं, अगर उसके अंदर कुछ कितनी यूनिट वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको 13 रुपीज देंगे। यानी यहाँ पर इंक्रीज होता चला जा रहा है पीस रेट। तो इसी हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग पीस रेट, यानी कि आउटपुट एक स्लैब के अकॉर्डिंगली उसको इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो ये भी एक पीस रेट का एक पार्ट है, यानी काइंड है, जिससे इस तरीके से भी हम उसको अकॉर्डिंग टू जो यूनिट प्रोडक्शन जो है उसको हम कंसीडर करके और वेजेस को पे करते हैं लेबर को। नेक्स्ट आपका है डिक्रीजिंग पीस रेट। डिक्रीजिंग पीस रेट, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया, स्टेट भी दे दिया, लेकिन हम डिक्रीज क्यों करते हैं? डिक्रीज में तो जो लेबर है वो डिमोलाइज हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी, वो कहेगी हमारा तो कम होता चला जा रहा है पैसा, हम क्यों करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। डिक्रीजिंग पीस रेट उस केस में कंपनी या एम्प्लॉयर अपनाता है जिस केस में बहुत डेलिकेट, बहुत जो सेंसिटिव अगर प्रोडक्शन करना है किसी यूनिट का, कुछ की किसी क्वांटिटी का, तो उस जो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल जो एक तरह से चीजें होती हैं, उनको अगर उसको आउटपुट उस चीज का प्रोडक्शन देना है, तो उस केस में पहले ही रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अगर आपने इस यूनिट को इतना करा, मतलब इतनी यूनिट करी, तो हम जो है आपका, यानी कि आपने 100 यूनिट करी, 100 यूनिट से अगर 101 यूनिट कर दी और आपने 101 यूनिट में भी आपने कुछ कमी ला दी, यानी कम आ गया, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर रेट को, पीस रेट को यूनिट के हिसाब से कम करते चले जाते हैं, तो वो डिक्रीजिंग पीस रेट होता है। यानी कि ये जो मेन आपका डिक्रीजिंग पीस रेट नॉर्मली बहुत कम एप्लीकेबल होता है, और वहीं उसी जगह एप्लीकेबल होता है जहां पर बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव जो यूनिट्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा होता है, ऐसी चीजों के लिए ही इस मेथड को अपनाया जाता है। ज्यादातर जो क्या होता है कि टू अवॉइड द नेग्लिजेंसी ऑफ द वर्कर्स, इस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके ही इस डिक्रीजिंग पीस रेट को अपनाया जाता है। तो इस तरीके से जो पीस रेट वेजेस है वो अपने आप में 3 तरीके के हैं, स्ट्रेट पीस रेट, इंक्रीजिंग पीस रेट एंड डिक्रीजिंग पीस रेट। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ पीस रेट वेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि कितने पीस रेट को अपनाने के क्या फायदे हैं अपने आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि पीस रेट हम कैसे काउंट करते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस इक्वल्स टू आउटपुट इनटू पीस रेट। जितना भी हमने एम्प्लॉयर ने रेट डिसाइड किया है वो इनटू जितना यूनिट प्रोड्यूस करी है बाय लेबर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन पीस रेट कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे इजी तरीका है, मैंने इसलिए कहा कि फर्स्ट वन इज मोस्ट एडवांटेजियस थिंग है कि क्या है कि इसको कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। नेक्स्ट आपका है वेजेस लिंक्स टू एफर्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तरह से क्योंकि ये हमारा जो पीस रेट वेजेस है वो ज्यादातर जो लेबर है उनके एफर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि एफर्ट्स जितना ज्यादा वो एफर्ट्स देंगे उतना ही उनकी यूनिट प्रोड्यूस होगी। तो हम एक जो लेबर है उसके एफर्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक महसूस भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्रू आ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट। यानी कि जो यूनिट उसने प्रोडक्शन करी उसके एफर्ट्स उसी से ही पता चल जाएंगे कि ये लेबर जो है वाकई काम करने वाली है या इधर उधर टाला मटोली करने वाली है। तो इस तरीके से अगर हमें ये देखना है कि कौन सा लेबर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा लेबर अच्छा काम नहीं कर रहा है, नेक्स्ट टाइम हमें किसे लेना है, तो इसके लिए ये जो पीस रेट वेजेस जो सिस्टम है ये ज्यादा सही रहता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है, जो मशीन है, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सके, वो इसी वाले में ज्यादातर होता है। क्योंकि जब लेबर अपना बेस्ट एफर्ट्स देती है तो ऑटोमेटिकली जब बेस्ट एफर्ट दे रही है, यानी कि जितना ज्यादा वो काम कर रही है उतना ही ज्यादा मशीन और इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है।
नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। ये मैंने आपसे पहले ही बताया सेकंड वाले में कि वेजेस लिंक्स टू एफर्ट्स, यानी कि वेजेस जो है वो एफर्ट्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सा लेबर एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और ये हमारे फ्यूचर में अगर हम और भी लेबर को लेना चाहें या हम स्क्रूटनी करना चाहें तो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से हेल्पफुल रहती है पीस रेटेड वेजेस इस सब चीज को जानने के लिए। नेक्स्ट है आपका सुपरविजन रिक्वायर्ड। तो आपका लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड, इसमें स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, हाँ, लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको क्योंकि सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में जो लेबर है वो अपने आप में मोटिवेट रहती है। वो सोचती है कि मैं जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर दूंगा उतना ही मुझे वेजेस ज्यादा मिल जाएगी, तो वो अपने आप में ही मोटिवेट रहती है। सुपरविजन की कहाँ जरूरत होती है? वहां जरूरत होती है जहाँ मोटिवेशन की कमी होती है, जहाँ मोटिवेट करना होता है, या जहाँ हमें ये लगता है कि आदमी अपने आप काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ लेकिन क्योंकि उसे वेजेस का एक तरह से एक अट्रैक्शन रहता है कि जितना ज्यादा हम वेजेस जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा वेजेस मिलेगी, तो जो लेबर है वो अपने ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। तो यहाँ पे लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट आपका है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी टाइम कॉस्ट है, आपका लेबर कॉस्ट है ना, आपका सुपरविजन में किसी को रखेंगे उसको भी आप रेम्युनरेशन देंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज जो होती है वो बच जाती है, क्योंकि ना ही सुपरविजन करना पड़ता है, ना ही जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें जो टाइम ज्यादा लगता, जो आदमी जल्दी जल्दी करके दे रहा है वो टाइम कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो रही है। देन आपका अगर टाइम के साथ साथ फुल यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट और मशीन्स का हो रहा है तो उसका भी कॉस्ट एक तरह से हमारी कम हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट हर तरीके से कंट्रोल में आकर के एक इन मेन अगर प्राइस की तरफ देखा जाए तो उसमें भी जब हमारी सारी कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी हम कम रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो यहाँ जो है कॉस्ट कम होने से और प्राइस हम उसी अकॉर्डिंगली रख करके और आपका प्रॉफिट अर्न ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो इस तरीके से जो पीस रेट वेजेस हैं इसके ये सारे एडवांटेजेस है कि एफर्ट्स हम जान सकते हैं कौन इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट है, मशीन और जो इक्विपमेंट्स हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन होता है। वेजेस के थ्रू हम जो लोगों का यानी लेबर का जो एफर्ट्स है वो हम फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है और ऑन द होल अगर देखें तो कॉस्ट कंट्रोल रहती है। नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस, लेकिन इस पीस रेट वेजेस के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं इस चीज की कि लोग क्या जो लेबर है वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के चक्कर में क्या करती है कि जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन कर रही है ये यूनिट्स का, उसमें जो है एक तरह से जो क्वालिटी होती है क्वालिटी वाइज वो इतनी अच्छी फाइन क्वालिटी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जल्दी रहती है। वो सोचते हैं जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट हम प्रोड्यूस कर लेंगे उतना हम अर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं सफर करती है। डिट्रायरेशन इन हेल्थ में भी डिट्रायरेशन आता है। आपने एचआरएम में अभी आगे आप पढ़ेंगे आईएएस में बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो उसमें ये है कि हेल्थ एम्प्लॉइज की किस तरीके से इफेक्ट करती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पर, उनके कॉस्ट पर। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉइज की यानी वर्कर की, लेबर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो एफिशिएंसी उस अपने नहीं दे पाएगा, फुल एफिशिएंसी अपनी नहीं दे पाएगा, फुल एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। और जहां वो फुल एफर्ट्स नहीं देगा तो उसके और कारण यानी एब्सेंटेज उत्पन्न हो जाएगी, यानी वो एब्सेंट रहने लगेगा। तो क्या होगा कि जो एचआर है यानी एचआर मैनेजर है उसको दूसरा रिक्रूट करना पड़ेगा, कोई और लेबर देखनी पड़ेगी। तो इन सब में जो इनडायरेक्टली जो कॉस्ट इनकर हो जाती है, जो इनडायरेक्टली कॉस्ट बढ़ जाती है एक तरह से, वो चीजें वो ऑर्गेनाइजेशन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ होने के चांसेस बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो है जो डिसएडवांटेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं कॉस्ट इनकर होने का, कॉस्ट को बढ़ने का, तो वो एक झेलना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को।
नेक्स्ट आपका है कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो आप सोचेंगे कि एम्प्लॉइज को तो पूरे पैसे मिल रहे हैं, वो जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उससे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों तरीके से एम्प्लॉयर को भी डिससेटिस्फैक्शन होता है और एम्प्लॉय यानी कि लेबर को भी यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन होता है। एम्प्लॉयर को क्या डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है? क्योंकि जो वो क्वालिटी चाह रहा है, हो सकता है एक एंड पर आकर के उसे वो क्वालिटी नहीं मिल रही हो, तो उससे भी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। दूसरा तरफ से अगर एम्प्लॉइज की तरफ से यानी लेबर की तरफ से अगर हम देखें तो लेबर की को ये डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि जो मैं यहाँ अर्न कर रहा हूँ हो सकता है उससे ज्यादा और कर सकता हूँ। इसके चक्कर में वो क्या करता है, अपना ही जो हेल्थ है उस इश्यू से वो गुजर सकता है, या और भी प्रॉब्लम आती है, वो ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करना चाहता है जिसकी वजह से वो क्वालिटी नहीं दे पाता है, और जो अपने बॉस हैं या जो उसकी जो सुपरवाइजर है उनके अंडर उनको जो है एक तरह से बेस्ट उनको अपना नहीं दिखा पाता है। तो इस तरीके से जो कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स। ये बहुत एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। ये जो एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर होते हैं, जो नया नया काम सीखते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करना जा रहे होते हैं, तो उनको उस काम को सीखना पड़ता है, तो वो ज्यादा सीखने के चक्कर में वो ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो पीस रेट एक्चुअली उनके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वो आउटपुट कम देंगे तो उनकी जो अर्निंग होगी वो भी कम होगी। तो जो बिगिनर्स हैं उनको ज्यादातर और जो वेजेस के मीडियम है उनको अपनाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भाई ठीक है हमें तो कैश में दे दो, वो ज्यादा सही है, पीस रेट हमें वेजेस नहीं लेनी, अपने एम्प्लॉयर से इस तरीके से बात कर लेनी चाहिए। तो नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स। नेक्स्ट आपका है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग पीस रेट्स। पीस रेट को सेट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। वो सोचते हैं कि हम कितना पर यूनिट फिक्स कर लें जिससे कि जो एम्प्लॉय है यानी लेबर है वो भी सेटिस्फाई रहे और हमें भी लॉस ना होने पाए। हो सकता है कि एक व्यक्ति, हम तो ये सोच रहे थे कि एक वर्कर जो है वो एक दिन में बहुत ज्यादा हुआ तो 20 यूनिट 30 यूनिट कर लेगा हमारे हिसाब से, लेकिन वो 50 यूनिट कर देता है, तो क्या होगा, वहीं पे उनकी जो एक वो सोच के रखते हैं कि हम 30 यूनिट के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 20 मान के चल रहे हैं, 30 यूनिट भी कर दिया तो हम उसी के हिसाब से उन्हें वेजेस देंगे। लेकिन अगर वे लेबर जो है वो 50 यूनिट कर लेती है तो उनका जो एक बजट होता है वो भी बिगड़ सकता है। तो इस तरह से यानी डिफिकल्टी इन फिक्सिंग पीस रेट्स, उसको पहले से ही बहुत ज्यादा जो वो सोच के चल रहे हैं, एचआर मैनेजर है या एम्प्लॉयर है, वो जो सोच के चल रहा है, हो सकता है उसके बजट में या उसके कॉस्ट में कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट कर सके। तो पीस रेट को फिक्स करने में बहुत ज्यादा उसे सोचना पड़ता है, डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट है आपका है अपोजिशन फ्रॉम यूनियन। ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है यूनियन भी, क्योंकि जो लोग हैं, जो लेबर है, वो वहीं डटी रहती है, वो सोचती है कि यहाँ तो मुझे अच्छी अर्निंग मिल रही है और मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ क्या होता है कि यूनियन तेज हो जाती है, यूनियन कहती है दूसरी लेबर को लो, या दूसरा कारण ये होता है कि वो जब पुरानी लेबर हो जाती है तो वो अपनी यूनियन बना लेती है। वो यूनियन में क्या करती है, यूनियन वालों से कहती है कि अब जो है इनको रेट ज्यादा मिलने चाहिए, या जो इतनी यूनिट प्रोड्यूस करी इनका हरासमेंट हो रहा है, इनके एम्प्लॉयर का ये हो रहा है, इस तरीके से बहुत कुछ कारण उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरीके से ये जो यूनियन का जो अपोजिशन होता है, इससे भी काम में रुकावट आती है और उससे जो कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। अब आते हैं सुटेबिलिटी, यानी ये पीस रेट एक्चुअल में कहाँ अपनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों जगह कहाँ पर इसको एप्लीकेबल करना चाहिए। तो वेयर प्रोडक्शन क्वांटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, जहां पर क्वांटिटी मोर इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वहां पर के लिए पीस रेट सिस्टम सही है। व्हेन द वर्क इज ऑफ द रिपीटेटिव नेचर, रिपीटेटिव नेचर का मतलब बार बार वो काम हो रहा है, उसमें कुछ नयापन नहीं लाना है, ऐसे समय में क्योंकि हमें एम्प्लॉइज जो लेबर रखे हैं उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी और वो एक काम के आदी हो जाएंगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी उसी तरीके से एक तरह से इंक्रीज हो जाएगी। तो रिपीटेटिव नेचर का अगर काम कराना है तो उसके लिए ये पीस रेट सही रहता है। नेक्स्ट है when the mass manufacturing system of the production is followed and the work is standardized suitable for the continuous manufacturing। ज्यादातर ये कहाँ पर यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पर ज्यादा लेबर ही यूज होती है,
दूसरी चीज क्या है कि वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है एक फिक्स रहता है कि हाँ हमें यही चीज करनी है, अलग से नई चीज लाने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां सुटेबिलिटी रहती है। देन इट इज पॉसिबल टू मेजर द प्रोडक्शन आउटपुट वर्कर सेपरेटली, यानी कि जहां पर वर्कर जो आउटपुट वर्कर की है प्रोडक्शन की, उसको मेजर करना, मतलब सेपरेबल करना, यानी कि यूनिट प्रोड्यूस जो कर रहा है उसको हम सेपरेट कर सके, यानी एक वर्कर की हम काउंट कर सके। जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हो सकता है वो ग्रुप में काम जो हो रहा है उसको हम उसको वो एक ग्रुप में काम होकर के एक तैयार हो रहा है यूनिट, तो वहां पर हम उसको एक ही लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको हम नहीं आंक सकते कि इसी लेबर ने ये सिर्फ यूनिट तैयार करी और उसको हम उसके पीस रेट के हिसाब से पैसे दे दें। सिर्फ ये वहीं पर ही ये पीस रेट अपनाया जा सकता है जहां पर हम सेपरेबली एक वर्कर एक यूनिट तैयार कर रहा है, इस तरीके से उसको हम उसके काम को हम मेजर कर सके, वहीं पर ही ये यूनिट अपना ये पीस रेट मेथड अपनाया जा सकता है। When strict supervision is not required, ये हमने पहले ही कह दिया कि strict supervision जहां पर नहीं होता है वहां पर ये सुटेबल रहती है। When the production is dependent on the human efforts, ज्यादातर ये कहाँ पर यूज होता है, जहां पर ह्यूमन एफर्ट्स से काम हो रहे हो। लाइक आपका मान लीजिए एक तरह से एक फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे आपके बिस्किट्स के पैकेट्स आ रहे हैं, आपको बिस्किट का पैकेट अलग उठा करके एक किनारे रखना है, और आपको जो दूसरे पैकेट्स हैं आपके दूसरी तरीके का जो पैकेट है वो अलग तरीके से रखना, बंचेस। यानी यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर आपकी मशीन की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, या एक ग्रुप में एक काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का अगर ह्यूमन एफर्ट्स वाला काम है जहां हम सेपरेशन कर सकते हैं इस वर्कर के एफर्ट्स को, तो उसके वहां पर इसके सुटेबल, वहां के लिए ये पीस रेट मेथड सुटेबल होता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पीस रेट सिस्टम, यानी कि पीस रेट वेजेस को हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, ऑल द बेस्ट।